हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 30। ईशान का सपना टूट चुका था और उसी के साथ टूट चुकी थी उसकी उम्मीद और उसका हौसला। जब कोई इंसान बुरी तरह हारता है तो उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है, अपने घर की याद आती है। एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठे ईशान ने अपना फोन निकाला और अपनी मॉम का नंबर डायल किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद ईशान की मम्मी ने फोन उठाया और कहा, हेलो ईशू, कैसे हो बेटा? क्या तुम अपनी माँ से इतना नाराज हो कि बात करना तक जरूरी नहीं समझा? तुम्हारे डैड ने जो किया उसकी सजा तुम अपनी माँ को क्यों दे रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए मॉम, ईशान ने रुआंसा होकर कहा। ईशू, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है, अपनी मॉम को नहीं बताओगी? ईशान की मॉम ने प्यार से कहा तो ईशान की आंखों में नमी उतर आई। ईशान अपनी मॉम को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए अपनी आंखों के किनारे पोंछते हुए कहा, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, बस आपकी याद आ रही थी। तुम घर आ जाओ बेटा, तुम्हारे डैड को मैं मना लूंगी, ईशान की मॉम ने कहा। नहीं मॉम, जब तक सब सही नहीं हो जाता मैं घर नहीं आना चाहता। आप कैसी हैं? ईशान ने पूछा। मैं ठीक हूं बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, ईशान की मॉम ने कहा। हाँ मॉम, आप भी अपना ख्याल रखना। डैड को मत बताना कि मैंने फोन किया है, वरना वो आप पर गुस्सा होंगे। मैं आपको फोन करता रहूंगा, ईशान ने कहा। तुम्हें जब भी लगे घर आना है तो बस चले आना, ज्यादा सोचना मत, ईशान की मॉम ने कहा। हाँ मॉम, मैं अभी रखता हूं, ईशान ने कहा और फोन काट दिया। अपनी मॉम से बात करके ईशान को अब थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। उसने फोन जेब में रखा और अपनी फ्लाइट के लिए इंतजार करने लगा। सुबह सुबह जिया तैयार होकर सोफी के साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। रेस्टोरेंट आकर सोफी अपने काम में लग गई और जिया कोई ऑर्डर देने रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। देवांश से सगाई करने के बाद माया में काफी एटीट्यूड आ गया था। वह खुद को अब एड कंपनी में सबसे ऊपर देखने लगी थी। पूरा स्टाफ माया के इस बदले व्यवहार से हैरान था। देवांश और माया अक्सर साथ मिलकर कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बातें किया करते थे। देवांश के एक दोस्त ने एक कॉन्सर्ट रखा था, इसलिए ऑफिस खत्म होने के बाद देवांश ने माया से साथ चलने को कहा। माया ने देवांश को बाहर गाड़ी में इंतजार करने को कहा और खुद वॉशरूम की तरफ चली आई। माया ने अपने बाल बनाए, मेकअप किया और होंठों पर गहरी लिपस्टिक पोत ली, जिसमें वह काफी हॉट लग रही थी। उसने वन पीस पर पहने ब्लेजर को भी उतार दिया और वहीं वॉशरूम की रैंक पर टांग कर बाहर चली आई। माया ऑफिस से बाहर आकर देवांश के बगल में आकर बैठी तो देवांश ने कहा, तुम काफी अच्छी लग रही हो। कहते हुए देवांश ने जैसे ही अपने होठों को माया के होठों की तरफ बढ़ाया, माया ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे पीछे करते हुए कहा, वेट, मैंने अभी अभी मेकअप किया है, तुम इसे खराब नहीं कर सकते। ओके, अभी चलो, हमें देर हो रही है, देवांश ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा। हंसते मुस्कुराते बातें करते देवांश और माया दोनों कॉन्सर्ट में पहुंचे। देवांश अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गया और माया भी वहां कुछ लड़कियों से घुल मिल गई और बातें करने लगी। सब काफी अच्छा चल रहा था कि एकदम से माया की नजर कॉन्सर्ट हॉल से बाहर जाती लड़की पर पड़ी। एक्सक्यूज मी, माया ने साथ खड़ी लड़कियों से कहा और वहां से निकल गई। माया कॉन्सर्ट हॉल से बाहर आई। उसने जिया को बाहर खड़े देखा तो उसकी तरफ चली आई। जिस दिन जिया ने मीटिंग रूम में माया की इंसल्ट की थी, बस तब से ही माया जिया की दुश्मन बन बैठी थी। वह जिया के पास आई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जितना मुझे पता है कि बहुत ही अमीर आदमी का ऑफिस है और यहाँ तुम जैसे लोगों को एंट्री किसने दी? मुझे तो सोचकर ये हैरानी होती है। जिसने माया को वहां देखा और नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। दरअसल जिया यहाँ किसी का ऑर्डर लेकर आई थी और यहाँ खड़ी होकर उसी का इंतजार कर रही थी। माया ने देखा जिया ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो उसने अपने दोनों हाथों को बांधा और कहा, वो सामने खड़ी ब्लैक गाड़ी देख रही हो?
देवांश ने मुझे गिफ्ट की है, हमारी सगाई का गिफ्ट। क्या तुम कभी इतनी महंगी गाड़ी में बैठी हो? हाँ, बैठना तो दूर, तुमने कभी इतनी महंगी गाड़ी सपने में भी नहीं देखी होगी। माया की इस बात पर जिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुप रही क्योंकि वह माया के मुंह लगना नहीं चाहती थी। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा। माया की नजर अब जिया की घड़ी पर पड़ी तो उसने जिया पर हंसते हुए कहा, ये कितनी सस्ती लग रही है। तुमने शायद इसे सड़क किनारे या फिर सेल से खरीदा है। मेरी तो घड़ी की कीमत भी तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है। जिया माया की तरफ पलटी और कहा, हाँ, ये घड़ी बहुत सस्ती है। दरअसल मैंने इसे संडे मार्केट से खरीदा है, वो भी सिर्फ 110 रुपए में। और तुम्हारी घड़ी काफी महंगी है और खूबसूरत भी। इसे शायद तुमने किसी ब्रांडेड शोरूम से खरीदा है, जिसकी कीमत मेरी सैलरी से तो ज्यादा ही होगी। पर क्या तुम जानती हो, इन दोनों घड़ियों का एक ही काम है और वो है टाइम बताना। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सामान की कीमत क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो हमारे कितना काम आता है। ओह, बड़ी जबान चलती है तुम्हारी। मेरे सामने कोई औकात नहीं है, ये जानती हो ना तुम। माया ने जिया को लगभग घूरते हुए कहा। हाँ, अच्छा याद दिलाया। तुम्हारे सामने मेरी कोई औकात नहीं है। वो क्या है ना, मैं अभी इतनी भी नहीं गिरी हूँ पैसों के लिए कि अपने बॉस को ही अपना मंगेतर बना लूं। जिया ने बहुत ही सहजता से कहा। जिया की बात सुनकर माया गुस्से से आग बबूला हो गई और कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बात करने की? वैसे ही जैसे तुमने मेरी घड़ी को सस्ता बताया। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम दूसरों के बारे में गलत बातें करो? बेहतर होगा तुम अपने पैसों का शो ऑफ कहीं और जाकर करो। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। जिया ने बेपरवाही से कहा। तुम होती कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? माया ने बौखलाते हुए कहा। वह जिया को इरिटेट करना चाहती थी और यहाँ खुद ही उसकी बातों से इरिटेट हो गई। जिया ने सुना तो मुस्कुरा उठी और माया की तरफ देखकर कहा, क्या तुम चाहती हो मैं जोर से चिल्लाकर यहाँ सबको बता दूं कि उस दिन एड कंपनी में सीढ़ियों पर तुम किसी लड़के को किस कर रही थी और वो लड़का देवांश तो बिल्कुल नहीं था? क्या तुम चाहती हो? जिया की बात सुनकर माया एकदम से चुप हो गई। उसने देखा उसी वक्त अपने दोस्तों के साथ देवांश बाहर आया है तो माया ने धीमी आवाज में कहा, देख लूंगी तुम्हें। क्या मैं इतनी सुंदर हूं जो तुम मुझे बार बार देखना चाहती हो? मुझे शर्म आ रही है। वैसे मुझे देखने के लिए आसपास काफी लोग हैं। तुम जाकर अपने फियोंसे को देखो, जिया ने कहा और वहां से चली गई। माया ने गुस्से में अपने पैर पटके और जिया को देखती रही। देवांश माया के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हे बेबी, तुम बाहर क्या कर रही हो? क्या तुमने खाना खाया? नहीं, और मुझे भूख भी नहीं है। माया ने गुस्से से झुंझलाकर कहा। What happened, माया, क्या हुआ? Are you okay? कॉन्सर्ट में आने से पहले तो तुम्हारा मूड काफी अच्छा था, अब एकदम से तुम्हें क्या हो गया? देवांश ने माया के गुस्से को देखकर पूछा तो माया और चिढ़ गई। ओह प्लीज शट अप देवांश, जस्ट शट अप और जाओ यहाँ से। माया ने देवांश के दोस्तों के सामने ही उसे घुड़कते हुए कहा, जिससे देवांश को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी होने लगी और वह गुस्से में माया को छोड़कर वहां से चला गया, जिसकी वजह से माया का मूड खराब हो चुका था, या यूं कहो कि माया ने जिया से बहस करके खुद ही अपना मूड खराब कर लिया। अंधेरा होने लगा था और देवांश भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से जा चुका था। माया वहां से बाहर चली आई। उसने देखा देवांश की गाड़ी वहां नहीं है तो उसने देवांश को फोन किया, लेकिन देवांश ने माया का फोन काट दिया, जिससे माया और गुस्सा हो गई। उसने फोन अपने बैग में रखा और घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगी। इत्तेफाक से जिया अभी भी उसी बिल्डिंग में थी। अपनी साइकिल लिए जिया जैसे ही माया के सामने से निकली, उसे माया दिखाई दी और उसने अपनी साइकिल रोककर कहा, क्या हुआ, तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें लेने नहीं आई? शायद जिसने गिफ्ट की थी उसने वापस ले ली। तो क्या तुम ऑटो से जाओगी? नहीं, ऑटो से कैसे जा सकती हो? वो तो तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं होगा ना। माया ने सुना तो उसे थोड़ी देर पहले अपने कहे शब्द याद आ गए और उसे महसूस हुआ कि उसे दूसरों से मिली चीज पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। माया को खामोश देखकर जिया ने कहा, वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ।
नो थैंक यू, तुम यहाँ से जा सकती हो, माया ने एक बार फिर घमंड भरे स्वर में कहा। हाँ तुम्हारी मर्जी, कहकर जिया अपनी साइकिल लिए आगे बढ़ गई। जिया मस्त अपनी साइकिल लिए चली जा रही थी, तभी उसकी साइकिल का ब्रेक लूज हुआ और उसने अपनी साइकिल सामने बेंच पर सर झुकाकर बैठे लड़के में ले जाकर ठोक दी। जिया गिरते गिरते बची, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा हैरान रह गई। बेंच पर बैठा वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ईशान ही था, जो अपने बैग के साथ वहां बैठा था। ईशान ने जिया को वहां देखा तो कहा, क्या तुम हमेशा ऐसे गिरती पड़ती रहती हो? हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया है? जिया ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा और ईशान के पास चली आई। अगर ये मजाक था तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी फनी नहीं था, ईशान ने सीरियस होकर कहा। नहीं, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे मैं सच में पूछना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ कर क्या रहे हो, वो भी ऐसे अकेले? जिया ने ईशान के बगल में बैठते हुए कहा। मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं, ईशान ने उदास होकर कहा। आजकल वह जिया के सामने अपनी मन की बातें बेझिझक बोल दिया करता था। तो फिर तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, जिया ने कहा। मैं अपने घर नहीं जा सकता, ईशान ने सामने देखते हुए उदासी भरे स्वर में कहा। ओह, मैं समझ गई, तुम कुछ बनकर ही वापस घर जाना चाहते हो, एक फाइटर की तरह, और ये काफी अच्छा है, तुम ये कर लोगे। कहते हुए जिया ने एक्साइटेड होकर एक मुक्का ईशान की बाह पर मारा तो ईशान ने उसकी तरफ देखा और जिया झेप गई और अपने दांत दिखाते हुए कहा, माफ करना, वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, पर मुझे यकीन है ये तुम कर लोगे। जिया की बात सुनकर ईशान एक टक उसे देखने लगा। इस पूरे शहर में एक जिया ही थी जो उस पर भरोसा करती थी। ईशान को अपनी ओर दिखता पाकर जिया ने अपनी आंखें मिचकाई और हाँ में गर्दन हिलाई तो ईशान मुस्कुराया और सामने देखने लगा। ईशान को मुस्कुराते देखकर जिया का मन खुशी से भर गया। ईशान कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, सबसे पहले मुझे अपने लिए घर ढूंढना होगा और उसके बाद एक नया जॉब, लेकिन तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, यही ना? जिया ने एकदम से ईशान की बात बीच में काटते हुए कहा। ईशान ने सुना तो उसने हैरानी से जिया को देखा, क्योंकि उसने कभी जिया के सामने अपने सपने का जिक्र नहीं किया था। तुम्हें मेरे सपने के बारे में कैसे पता? ईशान ने पूछा। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? हर इंसान का एक सपना जरूर होता है जिसे वो अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहता है, तो तुम्हारा भी ऐसा कोई सपना होगा, है ना? जिया ने मासूमियत से कहा। ठीक कहा, फिर तो तुम्हारा भी कोई सपना होगा, ईशान ने कहा। सपना तो है, पर मुझे नहीं लगता वो कभी पूरा होगा, जिया ने सामने देखकर कुछ सोचते हुए कहा। ईशान उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। इस वक्त जिया एक छोटी मासूम बच्ची लग रही थी, जिसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। ईशान उसे एकटक देखता रहा। वह चाहकर भी जिया के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। अगले ही पल जिया एकदम से उठी और ईशान से कहा, अभी मुझे जाना होगा, मिस्टर दयाल और सोफी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कल सुबह तुम मुझसे सिटी सेंटर मॉल के सामने मिलना, हम घर देखने चलेंगे। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा घर है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। जिया हाथ हिलाकर अपनी साइकिल लिए वहां से चली गई और ईशान ने एक बार फिर अपना सर झुका लिया। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय।